वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं कारो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। एक्चुअली ये प्रीवियस सिलेबस में 2016 का एप्लीकेबल था। जून 21 अटेम्प्ट से फ्रॉम जून 21 अटेम्प्ट इट इज चेंज टू 2020। तो कारो 2020 और 2016 में फर्क क्या है? सबसे पहले तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि पहले 16 प्रोविजंस थे कारो के अंदर, अभी 21 हो चुके हैं और पहले के 2 स्क्रैप हो चुके हैं। ठीक है। बाकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कारो इज सेम। पॉइंट्स जो चेंजेस हुए हैं या जो भी है मेमोरी टेक्निक के साथ मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा कि एप्लीकेबिलिटी कब तक है और कब कहाँ से मैं पॉइंट्स एप्लीकेबल डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, विथ ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स स्टार्ट विथ कारो 2020। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। ओके, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर सबसे पहले ये क्या चीज है? कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है, इंडिया के अंदर इतने सारे कंपनीज हैं, यू कांट इवन इमेजिन। लिस्टेड कंपनीज ही 5 से 7 हजार है। तो 7 हजार लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, इमेजिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो लैक्स ऑफ कंपनीज हो गए। इतने सारे कंपनीज को कंट्रोल करना, गवर्न करना पॉसिबल है, इजी है तुमको लगता है? नो, इट इज नॉट एट ऑल अ इजी टास्क। कि गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द पब्लिक कि कंपनीज को रेगुलेट करे। रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट लाया। कंपनीज एक्ट ने बोला कि कंपनीज ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। इमेजिन यूर सेल्फ अ बिजनेसमैन और तुम्हारी खुद की कंपनी है। बिजनेसमैन को उसके सीए ने या उसके सीएस ने बोला कि सर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते। ओके, तो बिजनेसमैन का पहला क्वेश्चन आएगा, ओके नहीं कर सकते, मान लिया, अगर कर लिया तो सर उसके पेनल प्रोविजंस है, आपको इतनी पेनल्टी भरना पड़ सकता है या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, मे बी इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजंस है। बिजनेसमैन बोला ओके, अगर मैंने तोड़ दिया, बताएगा कौन कि गवर्नमेंट को कि मैंने ये रूल तोड़ा है? सर, सेबी है, कंपनी लॉ बोर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। इंडिया में इतने लाखों, मुझे कौन पकड़ेगा? ये बिजनेसमैन के तरफ से, बिजनेसमैन बोला मुझे कौन पकड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी लगा सही बात है, सही बात है। अब ये तुम भी सोचो ना कि तुम सिग्नल पे खड़े होते हो, रेड लगाए मतलब रुकना है, ग्रीन मतलब जाना है। अभी तो क्वेश्चन इज, एक्चुअली लॉ ने बोला है ये सब तो तुमने फॉलो करना चाहिए। अगर तोड़ा तो तुमको फाइन पे करना है। तुमको भी पता है जब तक ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला है तो मुझे पकड़ेगा, तो मुझे फाइन है, तो मुझे डरना पड़ेगा। तो मैं इनडायरेक्टली सिग्नल को फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सिग्नल ब्रेक किया तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला विल कम टू मी एंड विल अप्लाई फाइन। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, लॉ तो होना चाहिए पर मैंने तोड़ा, पकड़ने के लिए कौन है? ओके सर, कैमरास लगे, हाँ कैमरा लगे तो लोग फॉलो करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाला मामू खड़ा है तो लोग फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन इज, लॉ बनाना ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग एन इंडियन, एवरीबॉडी नोज कि लॉ बनाने से क्या होता है, उसको फॉलो कर, अगर मैं करूं या ना करूं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी पता है, पर पकड़ के कौन देगा? गवर्नमेंट को जाके बताएगा कौन? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर है कारो। तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, आई एग्री। बहुत सारे सेक्शंस में कुछ कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली, एंड जिसका कॉन्ट्रवेंशन बहुत लोगों पे इंपैक्ट कर सकता है। ऐसा जब गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम समझ में आता है कि कंपनीज ऐसे टाइप के मिस्टेक्स कर रही है, ऐसे टाइप का गवर्नेंस का फॉलो नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है, तो वो सेक्शंस, उतनी चीजें वो कारों में ऐड करता है। तो कारों में ऐड करके क्या हुआ? देखो, बीइंग यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आगे जाके तुम कंपनीज को ऑडिट करेंगे। तुम आगे जाके जब कंपनीज को ऑडिट करेंगे तो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा। तो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा और सबमिट किसको होता है? सबमिट होता है शेयर होल्डर्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट के पास भी तो ले जाएगा, अपलोड होगा। ओके, तो गया। तो गवर्नमेंट को एक जगह चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए कि जहां पे मुझे समझ में आ जाए, ओके इस कंपनी ने कौन से वायोलेशंस किए। तो वायोलेशंस तो किए है ना, तो कोई तो होगा ये बताने वाला कि कंपनी ने ये रूल्स तोड़े हैं। तो ये है स्टैट्यूटरी ऑडिटर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अपना कर्तव्य बनता है कि अपन कंपनी ने कहां कहां पे रूल ब्रेक किया है, ये गवर्नमेंट को एक कच्चा चिट्टा बना के दे।
इट इज लाइक अ पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट पीटीए, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पीटीएम में क्या होता है, टीचर पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चा सामने रखा रहता है। ये बच्चा कौन है, मेरे एग्जांपल में ये बच्चा है कंपनी, ठीक है। इमेजिन अ पीटीएम, तो ये टीचर, ये होते पेरेंट्स एंड ये है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किसका रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट कंपनी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कंपनी का रोल प्ले कर रहा है। टीचर किसका रोल प्ले कर रही है, ये गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है। एंड पेरेंट, और रादर अपन थोड़े से रोल चेंज कर लेंगे, पेरेंट गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है एंड टीचर ऑडिटर का। नाउ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट तुमको ये जानना है कि मेरे स्टूडेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट को जानना है कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ऑडिटर कंपनी को ऑडिट करेगा और गवर्नमेंट को बताएगा। तो जैसे ही टीचर क्या बोलती है पेरेंट्स को, तुम्हारा बच्चा क्लास में लेट आता है, परफॉर्मेंस नहीं रहता है, कॉपी क्वेश्चन पूछा तो देता ही नहीं है आंसर्स, या फिर आंसर शीट चेक करके दूसरे का कुछ करता है, बातें करता है, चीटिंग करता है, लास्ट बेंच पे बैठता है, मस्ती का, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स बोल देते वो किसको, पेरेंट को। तो एग्जैक्टली तो ऑडिटर कंपनी के बारे में कंप्लेंट्स किसको बताएगा, गवर्नमेंट को। तो हर एक चीज का ऑडिट होता है, जैसा इनकम टैक्स में प्रोविजंस फॉलो नहीं हुए तो इनकम टैक्स ऑडिट। तो से फॉर एग्जांपल जीएसटी का अगर कोई लॉ तोड़ता है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स है तो जीएसटी ऑडिट में होगा। तो वैसे कंपनीज एक्ट के अगर कोई रूल तोड़ेगा तो कंपनीज एक्ट का भी ऑडिट होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट का ऑडिट जब होगा तो इसके अंदर एक कारो रिपोर्ट अटैच किया जाएगा और कारो रिपोर्ट में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स है कंपनी में, कंपनी ये चीजों का उल्लंघन करती है, ये चीजों का कॉन्ट्रवेंशन होता है। तो ये कच्चा चिट्ठा मिला। तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कारो। तो कारो का इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल है, आई नो। तो हर एक सेक्शन चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो आईएमपी सेक्शंस यहाँ पे उठाए गए, कितने हैं, 21। तो 21 क्लॉजेस, तो 21 ऐसी चीजें जहां पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए हर एक कंपनी के बारे में, तो वो रिपोर्ट में तुमको मिल जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कारो। तो अभी ये चीज देखते कि ये कारो किसको किसको एप्लीकेबल है। तो कारो किसको किसको एप्लीकेबल है, तो कारो इज एप्लीकेबल टू, कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। देखो ये तो कच्चा चिट्टा आ गया, ठीक है ना, कच्चा चिट्टा, तो ये सभी कंपनीज का है वाला, अच्छी बात है, यस सर सच में अच्छी बात है। तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर रहा हूं पर पूरे पॉइंट्स कवर करूंगा। इफ यू वांट इन डिटेल यू कैन रीड द मॉड्यूल ऑलवेज। तो कारो ये तो अच्छी बात है ना, तो सबको एप्लीकेबल होनी चाहिए। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी बट एक्सेप्ट देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट। ओके, तो बच्चों तो जैसा मैंने ऑडिट में बोला था कि जो एप्लीकेबिलिटी सेक्शंस है वो बहुत लिमिटेड है ऑडिट में, तो उसका एक जगह होना चाहिए तुम्हारे, एक जगह कंपनीज ऑडिट के केस में। जैसा रोटेशन का सेक्शन 139(2), सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का, वैसा तो उसी तरीके से इधर ही मैंने बोला था कि नोटबुक में अलग से ये सेक्शंस मेंटेन करो, तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ही कारो का एप्लीकेबिलिटी वहां पे अपडेट करो। ओके, अगर कोई प्रीवियस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बोलूं कि एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है, जस्ट एक लास्ट लाइन चेंज हुई है, वहां पे मैं बता दूंगा कि ये चेंज है। ओके ना, एक्सेप्ट किसको किसको एप्लीकेबल, मतलब सबको एप्लीकेबल है, ये निगेटिव लिस्ट है, दिस इज लाइक निगेटिव लिस्ट, ठीक है, ये निगेटिव लिस्ट है, किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है। किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई है, वो देख लेंगे इनके बारे में क्या क्या देखना है, क्योंकि सिर्फ ये 21 पॉइंट्स देख के इनका कुछ अलग होगा नहीं, इससे भी ज्यादा डिटेलिंग देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो इनका खुद का एक ऑडिट रिपोर्ट होता है, LFRA, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अगर तुमने बैंकिंग कंपनी का ऑडिट चैप्टर पढ़ा है तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये देखो कि इनको कंट्रोल करने के लिए इससे भी बड़े बड़े लोग हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, इनको आरबीआई देख लेगी, नहीं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देख लेगा। इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी इनको भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनको देखने के लिए कौन है, IRD है, इनको आरबीआई, इनको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो ये देख लेंगे ये इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, क्योंकि अगेन ये कंपनीज इतने स्पेसिफिक है, इतने बड़े हैं कि इनको सेपरेट एक्ट है। बैंकिंग कंपनी के लिए सेपरेट एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेपरेट एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट है ना, ये कॉमन है, जिन मतलब ये कॉमनली सबको एप्लीकेबल है। पर ये स्पेशल कंपनीज है ना, तो ये इनलेक के लिए सेपरेट एक्ट है, इनको सेपरेट एक्ट बनाया वाला है। इनका बैलेंस शीट का मेथड अलग है। एडवांस अकाउंट्स में तुमने देखा रहेगा कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज का इनका बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट अलग है। ऑब्वियसली इनके फॉर्मेट्स अलग है, इनको सेपरेट एक्ट है, तो वो देख लेगा ना, एक्ट पूरा अलग से देख लेगा। जैसा एजुकेशन मिनिस्ट्री है अलग से पूरे इंडिया में, जो 10th 12th या बाकी ग्रेजुएशन वगैरह को देखेगी। बट सीएस के लिए आईसीएआई है ना, आईसीएआई का सेपरेट एक्ट है, बॉडी है, वो देख लेगी। तो बाकी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को आईसीएआई या सीएस स्टूडेंट्स के बारे में कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जनरली बाकी सब चीजों पे ध्यान देगी। वो बोलेंगे सीए बच्चे नहीं नहीं, इनको तो आईसीआई देख लेगी, क्योंकि आईसीआई सेपरेट एक्ट बना है। उसी हिसाब से बैंकिंग कंपनीज को ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोरोना टाइम के अंदर तुमने देखा रहेगा 10th और 12th एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो वो लोग सीए स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके लिए सेपरेट एक्ट है, आईसीएआई है, ठीक है, और आईसीआई बॉडी भी है, तो वो देख लेगी। तो उनके हिसाब से ये आरबीआई एंड आईआरडी है, इनको गवर्निंग बॉडी है, वो देख लेंगे इनको। सेक्शन कंपनी सेक्शन अंडर रजिस्टर्ड अंडर 8, जो सेक्शन 8 कंपनीज है जनरली इनका डोनेशन पर्पज होता है, या सीएसआर पर्पज होता है, या सोशल एक्टिविटी पर्पज होता है। इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, बीइंग कि इनको इंटरोगेशन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इनको इनका कंपनी का काम करने दो, ठीक है, इसके जैसे इनको एप्लीकेबल नहीं है। ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एक्चुअली ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज ये ऑपरेशन वाइज छोटे हैं, तो इनको एग्जम्प्ट कर दिया, ठीक है। इनको क्यों एग्जाम कर दिया? क्योंकि इनका ऑपरेशन बहुत छोटा है, इनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस गवर्नेंस में लाएंगे, कंप्लायंसेस में लाएंगे, तो लोग डर जाएंगे। तो छोटा मोटा फ्रीडम मिलना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल तुमको पूछा गया, मम्मी हमेशा बाहर जा रही है, किधर गया? स्कूल को, कॉलेज को गया, आते जाते समय किधर गया, क्या खाया? तुमको अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेली बेसिस पे, तो तुमको कैसा, थोड़ा कंट्रोल्ड फील होगा, तुमको लगेगा थोड़ा फ्रीडम चाहिए। तो उसी हिसाब से ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी ये छोटे छोटे, इनको थोड़ा फ्रीडम फील होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एग्जम्प्ट है क्या? हाँ एग्जम्प्ट है, अगर प्रोवाइडेड बोथ ये 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ये तीनों कंडीशंस को एंड है, एंड तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगे तो एग्जम्प्ट। मतलब अगर इस तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन टूटी तो एप्लीकेबल, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर टूटी, ये 1 2 3 में से 1 2 3 में से एक भी कंडीशन अगर टूटी, देन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या क्या है? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स आर सरप्लस मोर देन 1 करोड़। बेसिकली नेटवर्थ या कैपिटल एंड रिजर्व्स तुम्हारा 1 करोड़ के नीचे है, नॉट मोर देन 1 करोड़। ऑब्वियसली एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जिस ईयर का तुम ऑडिटिंग कर रहे हो उस ईयर में अगर 1 करोड़ के नीचे, तुमको कारो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कैपिटल 1 करोड़ के नीचे चाहिए, मतलब समझ रहे हो, छोटी मोटी कंपनी 1 करोड़ आजकल क्या बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो 1 करोड़ के नीचे के प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। एंड बोरोइंग्स नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस साल का तुम ऑडिट कर रहे हो उस साल में एक दिन के लिए भी 1 करोड़ के ऊपर लोन नहीं जाना चाहिए। फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एनबीएफसीज हो, या कहां से भी फाइनेंसिंग हो, फाइनेंसिंग या बोरोइंग्स तुम्हारे 1 करोड़ के ऊपर एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और नेटवर्थ तुम्हारा बैलेंस शीट डेट पे, और ये ड्यूरिंग द एनी फाइनेंशियल पॉइंट पे। टोटल रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, तो तुम्हारा सेल 10 करोड़ के नीचे चाहिए। मतलब बहुत बड़ी कंपनी बेसिकली है नहीं, 10 करोड़ के नीचे तुम्हारा सेल चाहिए, 1 करोड़ के नीचे के लोन चाहिए, 1 करोड़ के नीचे का कैपिटल चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो तुमको कारो एप्लीकेबल नहीं है। इमेजिन करो कि एक आधी कंपनी जिसका कैपिटल 2 करोड़ है, लोन 90 लाख है, 9 करोड़ का सेल है, तो क्या एप्लीकेबल है? यस, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एक भी कंडीशन टूटी, कारो एप्लीकेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे 1 2 मॉड्यूल में एग्जांपल्स है तुम्हारे कि कौन से केस में क्या है। जैसा यहाँ पे एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2003, तो इनको एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी, तो ऑब्वियसली इनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो ये रेड फ्लैग था, तो निगेटिव लिस्ट में आ गया। नेक्स्ट, आशु प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो एप्लीकेबल हो भी सकता है। पेड अप कैपिटल रिजर्व 50 लाख, 1 करोड़ के नीचे, कंडीशन सेटिस्फाइड।
टर्नओवर ऑफ 900 लाख मतलब 9 करोड़, टर्नओवर की कंडीशन सेटिस्फाइड। बोरोड 70 लाख फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली, मतलब ईच हो जाता है, बेसिकली इसका मतलब ईच होता है। 70 लाख प्लस 70 लाख होता है 1.4 करोड़, ये कंडीशन टूटी। मतलब बेसिकली इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन टूट गई, जहां पे बोरोइंग्स 1 करोड़ के ऊपर हो गया। तो 1 करोड़ के ऊपर हो गई मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। तो वहां पे देखो मॉड्यूल में दिया रहेगा, तो 1.4 करोड़, तो देयरफॉर फील्स, हाँ, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा इसको, तो इनडायरेक्टली कारो एप्लीकेबल हो गया। तो कारो एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन ढंग से पढ़ना, ठीक है। कुछ कुछ निगेटिव है, कौन से बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्योंकि इनको सेपरेट एक्ट है। सेक्शन 8 डिस्टर्ब नहीं करना है। ओपीसी स्मॉल, छोटे छोटे, इसलिए एग्जाम्प्ट हो गया। प्राइवेट लिमिटेड 1-1-10, कैपिटल 1 करोड़, लोन 1 करोड़, 10 करोड़ के नीचे का सेल्स, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो एग्जाम्प्ट। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि नॉट फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एप्लीकेबल नहीं है सीएफएस के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सीएफएस क्या होता है? सपोज एक आदि कंपनी है जिसकी बहुत सारे सब्सिडियरीज है, सब्सिडियरीज मतलब 50% के ऊपर का होल्डिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब तुम लोग सब समझ सकते हो इसको। तो एक आधी कंपनी है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका 60% 3-4 कंपनीज में है, ठीक है। रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस पॉलीमर, ये सब के अंदर इसका 60% होल्डिंग है। तो ये जो है रिलायंस पॉलीमर, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस ज्वेलरीज, तो इन सब का भी ऑडिट होगा, इन सब का अलग, वो अलग कंपनीज है, उनका ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, उनका कारो बनेगा। तो जब ये कंसोलिडेट होगा, इनका जब सीएफएस बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनको कारो एप्लीकेबल है क्या? नहीं, नॉट। तो सीएफएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट ये प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं था, ये चेंज आ गया है इस अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट क्लॉज 21, तो क्लॉज 21 एक्सेप्शन है, बाकी सीएफएस को कारो एप्लीकेबल नहीं है। देयर इज एन एक्सेप्शन, क्लॉज नंबर 21 इज एप्लीकेबल टू सीएफएस, ठीक है। तो सर इतने बोल दिए कब से, तो कौन से 21 क्लॉजेस है, लेट्स चेक कि व्हाट आर द क्लॉजेस, 21 क्लॉजेस। तो इसका मेमोरी टेक्निक है। तो बच्चों ये याद रखो कि मेमोरी टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मेमोरी टेक्निक जो मैं 11th-12th या बाकी टाइम पे मैं तुमको कुछ मेमोरी टेक्निक्स दिया रहूंगा, तो ये याद रखना कि वहां पे मेमोरी टेक्निक में मैंने सीक्वेंस चेंज किया था। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट्स थे, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं थी। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये कंपनीज एक्ट की बात चल रही है, तो तुमको कारो, ये याद रखना, इंटरव्यू में भी तुमको पूछा जा सकता है आर्टिकलशिप के लिए। तो कारो के 21 पॉइंट्स तुमको लर्न होना बहुत जरूरी है, एंड सीक्वेंस के साथ यू शुड नो कि फर्स्ट कौन सा क्लॉज है, सेकंड कौन सा क्लॉज है, इसकी वजह से। तो ये थोड़ी सी दिक्कत जाती है, इसकी वजह से मुझे मेमोरी टेक्निक फ्रेम करने के लिए। क्यों? क्यों प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मतलब सीक्वेंस मेंटेन करना है ना, तो मैंने 3 मेमोरी टेक्निक बनाई है, तीनों का मिला के पूरे 21 पॉइंट्स कवर होंगे। तो पहली मेमोरी टेक्निक क्या है, ये तुम आराम से लिख लेना, मैं मतलब पॉज करके, यस, तो तुम आराम से ये लिख सकते हो। फील द सीएस, फील द सीएस, ठीक है, ये पहला मेमोरी टेक्निक, फील द सीएस। तो फील का एफ स्टैंड फॉर फिक्स एसेट्स, आई स्टैंड फॉर इन्वेंट्रीज, एल स्टैंड फॉर लोन गिवन टू अदर्स, दैट इज माय एसेट, एंड नेक्स्ट एल इज लोन अंडर सेक्शन 185 एंड 186, मतलब ये लोन लिया है मैंने। तो बेसिकली ये भी लोन देने के, एक्चुअली सॉरी माय मिस्टेक, ये भी देने का ही है पर अलग प्रोविजन है। तो एफ इज फिक्स एसेट्स, आई इज इन्वेंट्रीज, एल इज लोन, एंड दूसरा ये भी है लोन ही है। जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब मैं बताऊंगा। फील द डिपॉजिट अंडर सेक्शन 73 to 76, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स। फील द सी, दैट कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे कि नहीं वो देखो। एस स्टैट्यूटरी ड्यूज टाइमली पेड हो रहे कि नहीं। तो फील द सीएस, ये पहले 7 पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स, तो ये उसी सीक्वेंस में बोलेंगे, थोड़ा बॉलीवुड टाइप्स लगेगा बट ठीक है, उसी सीक्वेंस में बोले तो याद रहेगा। उड़ी बाबा, फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी निकली, ये सेकेंड मेमोरी टेक्निक। उड़ी बाबा, यूडीआई, तो ठीक है, तो यू स्टैंड्स फॉर, योर यू स्टैंड्स फॉर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
D stands for default in repayment of loans and borrowings. I, IPO money utilized for initial purposes. और जो पर्पसेस गिवन थे वहां पे उड़ी, दैट इज यूडीआई, उड़ी बाबा फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी निकली। फ्रॉड, एनी फ्रॉड्स कमिटेड, तो तुमको फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग बतानी पड़ेगी। इसके पहले भी पढ़ा रहेगा 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड किस तरीके से रिपोर्ट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट निधि कंपनी, तो निधि कंपनी के रिलेटेड चेक करो 1:2 रेशियो है क्या फंड्स का, मतलब कैपिटल टू फंड्स जो सेविंग्स डिपॉजिट्स लिए वो 1:20 रेशियो है क्या, 10% अर्न इनकम्बर्ड अकाउंट में मैंने टर्म डिपॉजिट किया वाला है क्या, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली वो कंडीशंस निधि कंपनी की रिलेटेड देखो। रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 177 एंड 188 के कंप्लायंसेस हो चुके हैं क्या रिलेटेड पार्टी के, रिलेटेड पार्टी निकली। तो ये था सेकेंड तुम्हारा मेमोरी टेक्निक, उड़ी बाबा फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी निकली। फिर लास्ट मेमोरी टेक्निक जो लास्ट पार्ट को कवर करेगी, IAS टू NRC। पिछले 1-2 साल पहले ना दिल्ली में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था NRC को लेके, तो उसके रिलेटेड अगर वो तुमको इवेंट याद रहेगा तो फिर ये मेमोरी टेक्निक याद रहेगी। IAS टू NRC रेजिग्नेशन करो अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। ठीक है, एक सेंटेंस है ये, IAS टू NRC रेजिग्नेशन दे दो अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। IAS स्टैंड्स फॉर 14th पॉइंट इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ये एक ही पॉइंट है IAS, ये तीनों मिला के एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, तो देखो कि कंपनी के प्रपोर्शन में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या। नॉन कैश, N, IAS ने NRC को बोला, NRC का N स्टैंड फॉर नॉन कैश, कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन है क्या, तो वो सेक्शन 192 को फॉलो कर रहे क्या। NRC, R स्टैंड फॉर RBI, तो RBI का सेक्शन 145(1)A का रजिस्ट्रेशन कंपनीज को एप्लीकेबल है क्या वो देखो, दैट इज NBFCs, तो NBFC कंपनी है क्या और NBFC कंपनी है तो उन्होंने RBI को फॉलो किया है क्या, सेक्शन 145(IA). NRC, C फॉर कैश लॉसेस, इस ईयर या प्रीवियस ईयर में कोई कैश लॉसेस है क्या वो देखो। रेजिग्नेशन बाय, तो IAS टू NRC रेजिग्नेशन करो, तो रेजिग्नेशन कोई ऑडिटर का रेजिग्नेशन है क्या, तो न्यू ऑडिटर ने प्रीवियस ऑडिटर ने क्यों रेजिग्नेशन किया उसका चेकिंग, रेजिग्नेशन करो अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। फाइनेंशियल रेशियोज एडिक्वेट, तो बेसिकली यहाँ पे तुमको गोइंग कंसर्न चेक करना है, फाइनेंशियल रेशियोज से चेक करो कि कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियोज, इन सब से चेक करो थोड़ा बहुत कि कंपनी गोइंग कंसर्न को अफेक्ट हो रहा है क्या 1 साल तक का, मतलब उनके जो लायबिलिटीज चेक करो और देखो कि ड्यूरिंग द 1 ईयर कंपनीज लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकती है या नहीं, एटलीस्ट उतना तो भी चेकिंग करो। ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट अमाउंट एज पर सेक्शन 135, तो अगर अनस्पेंट अमाउंट है सेक्शन 1 CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फंड जो होते हैं 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट, वो फंड प्रॉपरली यूटिलाइज हुए क्या, नहीं हुए तो अलग से ट्रांसफर हुए क्या 3 साल के लिए सेपरेट अकाउंट में, वो तुमको चेक करना है। क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्स रिमार्क इन कारो बाय ऑडिटर इन CFS, तो CFS को तो एप्लीकेबल नहीं है, तो अपन एप्लीकेबिलिटी चेक किए, तो एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से CFS को एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 21 वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो मैंने जैसा बोला CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे बहुत सारी कंपनीज आती है सब्सिडरीज, उनका सबको ऑडिट होगा, उन सबको कारो एप्लीकेबल है, तो उनके कारों में कुछ निगेटिव पॉइंट्स है क्या, अगर उनके कारों में, मतलब वो छोटे छोटे कंपनी जो है सब्सिडरीज, रिलायंस पॉलीमर, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब, तो इस कंपनीज में अगर कुछ निगेटिव है, इस कंपनीज में अगर उनके कारों में कुछ निगेटिव है, तो वो CFS में बोलो कि जो सब्सिडरी कंपनीज है इनके ये कारों में ये प्रॉब्लम है, ये कारों में ये प्रॉब्लम है, जो ऑडिटर ने, उनके ऑडिटर ने बोला है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है उनका पेज नंबर, कॉलम नंबर, तो यहाँ पे लिख देना है, तो दैट इज 21 पॉइंट्स। और अभी जो ओल्ड सिलेबस है उसमें से ये 2 पॉइंट्स हट चुके हैं, तो एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक प्रीवियस बैच को बच्चों को पता होना चाहिए कि ये 2 पॉइंट हट चुके हैं। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197 वो हटा दिया कारों में से। तो जैसे कि मैंने बोला था कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, तो किसको किसको ध्यान देंगे, तो अभी गवर्नमेंट को लगा पहले इंपॉर्टेंट है, अभी लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कारों से हटा दिया गया। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, अभी भी पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 चीजें हट गए और ये 21 नए पॉइंट्स है। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू लुकिंग इनटू मोर डिटेल्ड, ये 21 पॉइंट्स को और अच्छे से डिटेल में
देखेंगे। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया, ज्यादा तो चेंज नहीं होगा, एक हाथ दो पॉइंट्स है जो ज्यादा डिटेल में चेक करने पड़ेंगे। नाउ ये पैराग्राफ 3 के अंदर आता है। सबसे पहले तो सर कारों में क्या पूछेंगे, तो कारों के अंदर बच्चों ये याद रखो कि सबसे पहले कारों के अंदर तुमको एप्लीकेबिलिटी पूछी जा सकती है और तुमको याद रखनी है एनी हाउ, वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको एक आधा पर्टिकुलर क्लॉज ट्रू एंड फॉल्स के अंदर पूछ ले, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है, या स्पेसिफिकली एक आध या दो क्लॉजेस पूछे जा सकते हैं। डिटेल्ड में तुमको सीए फाइनल में है, सीए इंटर की हद तक आई डोंट थिंक कि तुमको कारों में बहुत ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे तुम्हारे ऊपर, और यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, तुमको ऊपर ऊपर से सब कुछ कवर है, तो मैं थोड़ा सा बताना शुरू कर दूंगा। ओके नाउ तो फर्स्ट पॉइंट था फील द सीएस एफ फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स के रिलेटेड क्या क्या तुमको पता होना चाहिए, बीइंग एन ऑडिटर तुमने क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, whether the company is maintaining proper record showing full particulars including quantitative details and situation of प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कंपनी के पास एक रजिस्टर है कि नहीं जहां पे पूरे असेट्स का लिस्ट रहेगा कि कंपनी के पास कौन से असेट्स है और उनका कितना क्वांटिटी है, जैसे फैंस, ट्यूबलाइट्स, मशीनरीज, लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कंपनी के कितने असेट्स है और उनका सिचुएशन, मतलब वो एक तो लोकेशन भी एंड दूसरा भी वो अच्छी कंडीशन में बुरे कंडीशन में है। ठीक है, ये सब चीजें। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, सिर्फ टेंजिबल नहीं इंटेंजिबल असेट्स का भी होना चाहिए, पेटेंट्स, ठीक है, कॉपीराइट्स, तो ये सब चीजों का। टी सीरीज के केस में तो इंटेंजिबल असेट ही सबसे ज्यादा बड़ी है, टी सीरीज कंपनी को ऑडिट करने के है, तो इंटेंजिबल असेट्स चेक करो। पब्लिशिंग हाउस के लिए कॉपीराइट्स इंपॉर्टेंट है, तो इंटेंजिबल असेट्स एंड टेंजिबल असेट दोनों के दोनों भी तुम्हारे पास होने चाहिए। ओके, दोनों के डिटेल्स होने चाहिए। whether these property plant and equipment have been physically verified at reasonable times by management। तो याद रखो कि ऑडिटर को करने की जरूरत नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन जाके चेक करो कि ये एसेट जो बोले रियलिटी में है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का काम है चेक करवाने का, अपना काम नहीं है। चोरी हो गया है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, ऑपरेशनल है कि नहीं, वो सब चीजें चेक करना। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो वो ऑडिटर का काम है कि वो डिस्क्रिपेंसी के साथ कैसे मतलब डील किया है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसको स्क्रैप में ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं, सेल्ड है, सोल्ड है तो कम हुआ है कि नहीं ब्लॉक में से, तो ये सब चीजें ऑडिटर का काम है चेक करना। whether the same have been properly dealt in the books of accounts। नेक्स्ट, टाइटल डील्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। टाइटल डील्स मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, पूरे कंपनी के नाम पे होने चाहिए, पूरे कंपनी के नाम पे। अगर नहीं है तो उसका एक प्रॉपर ये जो बॉक्स दिया है उसके अंदर डिटेल में तुमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। whether the company has revealed its property plant and equipment intangible रजिस्टर्ड वैल्यूअर के, अभी सॉरी रिवैल्यूड होना चाहिए, रिवील्ड की जगह, सॉरी माय मिस्टेक, रिवैल्यूड। तो कंपनी ने रिवैल्यूएशन किया है क्या उनके जो भी असेट्स हैं, तो अगर पिछले साल रिवैल्यूएशन हुआ है तो चेक करो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से मैच हो रहा है क्या वैल्यूएशन, मंथ के हिसाब से नहीं। और तुमको नोटिसेबल कब होना चाहिए, स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ चेंज इफ इट इज 10% और मोर ऑफ द क्या बोलते कैरिंग वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास। से फॉर एग्जाम्पल कि बिल्डिंग्स, कंपनी के बहुत सारे बिल्डिंग्स है, तो इस बिल्डिंग में से जिस कंपनी का जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन चेंज हुआ है वो पूरे बिल्डिंग का जो क्लास बनता है, ग्रुप ऑफ बनता है, ग्रुप ऑफ असेट, वो पूरे टोटलिटी पे 10% के ऊपर चेंज हो रहा है क्या, तो ही छोटा मोटा चेंजेस है तो डोंट वरी, पूरे वो ब्लॉक को, वो असेट का जो ब्लॉक है वो 10% से रिवैल्यू हो रहा है क्या ऊपर, तो फिर तुमको चेंजेस लिखने पड़ेंगे और तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से रिवैल्यूएशन हुआ है क्या। ठीक है, अगर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एक होता है, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट के हिसाब से कंपनी ने किसी और के अगेंस्ट केस किया है, कंपनी के ऊपर केस हुआ है, दोनों इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी प्रोसीडिंग्स। बेनामी प्रॉपर्टी के एक्ट मतलब एक आदि प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूट में है, एक तो कंपनी ने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी छोड़ो, तो कंपनी ने इनिशिएट किया,
या कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की रखी है और कोई और बोल रही है हमारी प्रॉपर्टी, कंपनी को बोल रहे है छोड़ो, तो दोनों भी अगर बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर कंपनी के अंदर प्रोसीडिंग्स है तो उसके डिटेल्स प्रॉपरली डिस्क्लोज करो कारो के अंदर कि कंपनी के असेट्स के अंदर इतने केसेस चालू है। फिक्स असेट के बारे में इतना देखना है। तो सबसे पहले फिक्स असेट का लिस्ट होना चाहिए, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसका क्या बोल सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए टाइमली, अगर नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम्स बोलो। टाइटल डेट्स चेक करो, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है क्या, अगर नहीं है तो वो बोलो। रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं वो देखो, एंड बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। बेसिकली ये 5 पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो 4 मार्क को ये क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ कारो के अंदर फिक्स असेट्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑफ कारो, तो ये सिर्फ बेसिकली ये 2 या 3 ही पॉइंट्स है जो बहुत डिटेल में, बाकी सब शॉर्ट में है। तो ये 4 मार्क को स्पेसिफिकली सिर्फ असेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कारो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, तो अपना काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं इन्वेंटरीज का। और ये भी देखो जो प्रोसीजर्स है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट है कि नहीं, अगर डिस्क्रिपेंसीज 10% और मोर के है नोटिस है तो वो प्रॉपरली डेल्ट है कि नहीं देखो, मतलब इन्वेंटरी के वैल्यूएशन का 10% प्रॉब्लमेटिक है या कुछ अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऐसा कुछ दिख रहा है तो चेक करो कि वो सच में प्रॉब्लमेटिक है क्या और उसके साथ प्रॉपरली डेल्ट हुआ है क्या। फिजिकल वेरिफिकेशन करना काम कंपनी का है, ऑडिटर का नहीं। ओके, whether during the any point of the time in the year company has been sanctioned working capital limits for excess of 5 crore rupees, तो 5 करोड़ के ऊपर का अगर कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, तो जब भी 5 करोड़ के ऊपर का लोन लेते हैं ना तो कंपनी को, बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनका स्टॉक स्टेटमेंट भेजना पड़ता है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो भेजा गया है वो चेक करो। 5 करोड़ के ऊपर का अगर लोन है तो तुमको क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो बैंक को भेजा गया है और रियलिटी है, तो बैंक एंड रियलिटी चेक करो है क्या सेम, अगर सेम नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टॉक स्टेटमेंट जो बैंक को भेजे जा रहे हैं रियलिटी में उतना स्टॉक है क्या वो चेक करो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर डिटेल्स तुमको कारों में मेंशन करने पड़ेंगे। तो देखो इन्वेंट्री का ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करो, 10% के ऊपर डिस्क्रिपेंसीज है तो उसका डेल्ट बराबर हो कि नहीं देखो, अगर अदरवाइज कुछ है तो कारों में मेंशन करो। दूसरा 5 करोड़ के ऊपर अगर तुमने लोन लिया वाला है तो स्टॉक स्टेटमेंट जो क्वार्टरली जाते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करो। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, whether during the year company has made investment in, provided any guarantees or securities or granted any loans or advances in the nature of loans, securities or unsecured to the company's firm, LLPs, partnership or other parties। बेसिकली सिंपली कंपनी ने किसी और को अपने पैसे दिए हैं क्या। ठीक है, मनी गोइंग टू हनी। ओके, कंपनीज, फर्म्स और LLPs इनको मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या। तो तुमको क्या देखना है, बेसिकली तुमको इंडिकेट क्या क्या करना है। पैसे भी दिए या गारंटी भी दी, गारंटी में पैसे नहीं जाते पर ऑब्वियसली सामने वाले के उतने पैसों का रिस्क मेरे पे आता है ना, तो गारंटी या पैसे दिए है तो तुमको क्या करना है, एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कौन से बैलेंस शीट डेट पे ये तुमको लिखना है। किसको दिए, तो सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। तो तुमको इन सबको अगर दिए हैं पैसे कंपनी ने तो तुमको लिखना है स्पेसिफिकली कि इनको इनको अपन एडवांस दिया है, या फिर पार्टीज अदर देन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। तो ये दो अलग अलग लिस्ट बनानी है कि किसको पैसे दिए, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट का एक ग्रुप एंड इनको छोड़ के बाकी लोगों का एक ग्रुप, ऐसे दो प्रेजेंटेशंस देने हैं कि इनको इनको कंपनी ने गारंटी या लोन अमाउंट दिया है। तो बीइंग एन ऑडिटर तुम्हारा काम क्या रहेगा, बीइंग एन ऑडिटर तुम्हारा काम ये रहेगा तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करो कि दे आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल मतलब कंपनी के लिए हानिकारक तो नहीं है ना, मतलब ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो फ्रेम नहीं करे कि जिसकी वजह से कंपनी प्रॉब्लम में आ जाए। बीइंग अ नॉर्मल सेन पर्सन अगर किसी को लोन देता तो यही टर्म्स एंड कंडीशंस रखता था क्या, वो चेक करो। जैसे कि इंटरेस्ट एवरी मंथ पे होना चाहिए, डिले हुआ तो रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि एक आधे बार डिले हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 महीने हम लोग वेट करेंगे, कोई नोटिस नहीं भेजेंगे, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है, ऐसे थोड़ी जम सकता है। ठीक है, तो
एसेट का चार्ज है कि नहीं, चेक करो। 1 करोड़ का लोन दिया है तो 1 करोड़ का चार्ज भी तो लेना चाहिए, तो सिक्योर्ड है कि नहीं। तो ये सब चीजें तुमको बीइंग एन ऑडिटर चेक करना है कि प्रेजुडिशियल है कि नहीं, कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी के एंगल से देखो अच्छी बात है कि नहीं। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट चेक करो कि सामने वाला टाइमली पेमेंट कर रहा है क्या, एंड वो रेगुलर है कि नहीं, कब कब पेमेंट आना चाहिए और वो रेगुलर है कि नहीं। और एक चीज याद रखो कि जो मैंने चीजें हाईलाइट की है ना, अगर तुम सेम चीजें मॉड्यूल में हाईलाइट करेंगे तो तुम्हारा भी रीडिंग फास्ट हो जाएगा। अगर ओवर ड्यू अमाउंट है तो उसका एक स्टेटमेंट दो, कितना दिन ओवर ड्यू, ओवर ड्यू मतलब पेमेंट ड्यू हो गया पर लोग सामने से पे नहीं कर रहे, ओवर ड्यू उसको बोलते हैं, मतलब पेमेंट आना चाहिए पर नहीं आ रहा है, कितने दिन, 90 डेज। एंड रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी लिए है क्या, मतलब 90 दिन हो गए हम उनको फोन कर रहे, नोटिस भेज रहे, फिर भी लोग रिपेमेंट नहीं कर रहे, तो फिर रीजनेबल स्टेप्स लिए क्या, मतलब उनके अगेंस्ट प्रॉपर लेटर भेजा या टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब चीजें चेक करो रिकवरी के। वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज बीन फॉलन ड्यू ड्यूरिंग देयर हैज बीन renewed or extended for a fresh loan granted to settle overdues, और मतलब बेसिकली ये बता देता हूं पॉइंट। एक आदमी ने मेरे से लोन लिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का लोन लिया, फिर उसको मैं बोला टाइमली रिपेमेंट कर, सपोज उसने बोला है कि मैं सर महीने को 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दूंगा आपको, ठीक है, तो मैं 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने के ले रहा था, फिर उसने 2-3 महीना पेमेंट नहीं किया, तो मैं बोला क्या हुआ, तो उसने बोला सर प्रॉब्लम चालू है, लॉस हो गया, मैं आपको नहीं दे सकता, बिजनेस प्रॉब्लम है क्या। तो मुझे क्या डर रहेगा, मुझे ये डर रहेगा यार अगर इसका बिजनेस लॉस में आ गया, मेरे पूरे पैसे जो बैलेंस है, सपोज 1 करोड़ के अंदर के 40 लाख वसूल हो गए, 60 लाख रीपेमेंट नहीं हुआ, तो 60 लाख आर नॉट रीपेड, अगर इसका बिजनेस नहीं चलेगा तो मेरे को वो भी नहीं पैसे आएंगे। तो उसको मैं बोलता भाई सुन, लगा तो और पैसा ले, और पैसा ले और बिजनेस चालू कर, अगर तू बिजनेस बंद करेगा तो मेरे तो 60 लाख तो वैसे ही डूबे, उससे अच्छा और पैसा ले, बिजनेस को चालू कर, और मेरे पहले और ये नए पैसे दोनों के दोनों मुझे दे। ओके, तो तुमको ये चेक करना है कि उसको रिन्यू या एक्सटेंडेड फ्रेश लोन, तो अगर तुमने उसको लोन रिन्यू करके दिया है, फिर उसको फ्रेश लोन दिया है क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट है कि 60 लाख को बचाने के लिए और पैसे दिए हैं क्या, तो तुमको वैसा अमाउंट स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। एंड वो टोटल अमाउंट का कितना है वैसा अमाउंट स्पेसिफिक, सपोज 100 रुपए मैंने टोटल लोन दिया है, उसमें से 10% सर ये रिन्यू या फ्रेश लोन है, मतलब जिसके पैसे डूबने के चांसेस है उसको मैंने रिफ्रेश लोन दिया है टोटल, और ये टोटल लोन का वो 10% है, कितना परसेंटेज है वो तुमको मेंशन करना पड़ेगा टोटल अमाउंट का, एग्रीगेट लोन अमाउंट का वैसा लोन कितना है जो मैंने रिन्यू या रिफ्रेश किया है। समझ में आया? नेक्स्ट, whether the company has granted any loan or advances in the nature of loans either repayable on demand without specifying any terms or a period of repayment, if so clarify the amount and percentage। repayable on demand मैंने मतलब लोन दिया है और उसको बोला है कि भाई, जनरली मैं पैसे देते समय बोलता हूं ना कि 2 साल के बाद पैसे दे, 3 साल के पास पैसे दे, वहां पे ऐसा है ही नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस कब पैसे करना है, रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी कंपनी मांगेगी देना, पर कब, टाइम पीरियड ही मेंशन नहीं है, तो ऐसी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। तो ये इसका स्पेसिफिकेशंस। तो बेसिकली लोन के रिलेटेड क्या क्या हो गया पॉइंट्स, लोन के रिलेटेड 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि तुमने कितना लोन दिया है, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, या उनको गारंटी दी है उसका लिस्ट, या इनको छोड़ के अलग, ऐसे 2 लिस्ट। टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है वो चेक करो। थर्ड चेक करो कि उनका शेड्यूल क्या है, रेगुलरली हो रहा है क्या, अगर ओवरड्यू है 90 दिन से ज्यादा तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर स्टेप्स लिए है क्या। फिफ्थ, अगर कोई एनपीए टाइम्स में जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है, तो उनका लोन रिन्यू किया है क्या, अगर किया है तो वो टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज लोन है। एंड तीसरा, ऑन डिमांड स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ऐसे कितने लोन्स है वो डिटेल्स। फोर्थ, in respect of the loans, investment and guarantees and securities, whether the provision of section 185 and 186 of Companies Act have been complied with। अगर नहीं है तो फिर बोलो। तो सेक्शन 185 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है, किस निगेटिव ले देता है कि किसको किसको लोन देना अलाउड नहीं है, कंपनी किसको किसको लोन नहीं दे सकती, ये सेक्शन 185 में है। तो चेक करो कि 185 में जिनको जिनको बोला है ये निगेटिव लिस्ट, इनको लोन नहीं देना है, नहीं देना, और कंपनी ने दिया है क्या, चेक करो, अगर है तो लिखो। सेक्शन 186, अगर लोन देना भी है तो कितना दे सकती है कंपनी लोन, इसका भी कैपिंग अमाउंट है,
तो वो चेक करो। तो जितना बोला है उतना ही दिया है, उससे ज्यादा तो नहीं दिया, या जिसको जिसको नहीं अलाउड है और उसको दिया है क्या, वो चेक करो। ये है पॉइंट फोर्थ। फिफ्थ, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी के सेक्शन 73 टू 76 के रूल्स गवर्न करते हैं, ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, नॉट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज कितना परसेंट ले सकती है, 10%, 25%, 35% ऑफ देयर कैपिटल, एडवर्टीजमेंट देना, मैक्सिमम 36 मंथ्स, ये बहुत सारा। अगर सेक्रेटरी प्रैक्टिस किसी का सब्जेक्ट था तो ये सब तुमको 12th में भी हुआ रहेगा या कंपनीज लॉ में भी रहेगा। तो सेक्शन 73 टू 76 की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पब्लिक डिपॉजिट के केस में फॉलो हुए हैं क्या, ठीक है। तो वो फॉलो हुए क्या देखो, अगर नहीं है सेक्शन 73 टू 76 का कोई ब्रीच है, तो अगर कॉन्ट्रवेंशन है तो उसके अगेंस्ट कंपनी लॉ बोर्ड ने कुछ एक्शन ली है क्या, सीएलबी ने, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर नेशनल कंपनी एनसीएलटी ने, सीएलबी या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कंपनी लॉ बोर्ड ने या आरबीआई ने कुछ एक्शंस लिए हैं क्या, और उनको कंपनी को कुछ ऑर्डर्स दिए हैं क्या, कि ऑर्डर पास हुआ है कि कंपनी को बोला है तुम बैंक से लोन लो और डिपॉजिटर्स को पे करो, बैंक से लोन लो और इनको इंटरेस्ट पे करो, ऐसा कुछ ऑर्डर पास हुआ है क्या, वो ऑर्डर कंप्लाई हुआ है क्या। मतलब सीएलबी, एनसीएलटी एंड आरबीआई ने, कंपनी ने डिफॉल्ट किया ऑलरेडी, 73 टू 76 का एक सेक्शन तोड़ा, इसके अगेंस्ट इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, अब ये ऑर्डर फुलफिल हुआ है कि नहीं वो ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। दैट इज डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, whether the maintenance of cost records has been specified as per CG under section 148 subsection 1। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये पढ़ा, मतलब ये कंपनीज एक्ट के अंदर एंड में मेरे लेक्चर्स में भी कवर्ड है या तुम लोगों ने भी पढ़ा रहेगा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स स्पेसिफाइड कंपनीज इसमें भी है कुछ, और नॉन स्पेसिफाइड कंपनीज उसका टर्नओवर का लिमिट भी है। तो वो पर्टिकुलर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस होने के बाद, ठीक है, 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी लिमिट्स है, तो वो होने के बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कॉस्टिंग के हिसाब से, तो वो मेंटेन है कि नहीं वो चेक करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो। 7, स्टैट्यूटरी ड्यूज। 7 पॉइंट कि गवर्नमेंट के पैसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी, सेल टैक्स, कुछ भी कस्टम्स, ये जितने भी है पे होने चाहिए, वो पे हुए क्या, अगर नहीं हुए, एक्सटेंट ऑफ अरियर्स आउटस्टैंडिंग ऑन अ लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और वो 6 महीने से पेएबल है, इसकी एक लिस्ट दे दो, गवर्नमेंट को समझने दो कि ये अपने डेटर है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं, तो ऑडिटर बोल रहा है ये तुम्हारा देखो गवर्नमेंट, तुम्हारे पैसे इनके पास उधारी में पड़े हैं, ठीक है, मतलब इन लोग को पैसे तुमको देना चाहिए, मतलब तुम लोग को इससे पैसे आना चाहिए, देखो मैं तो बता रहा हूँ इससे इनकम टैक्स के इतने पैसे आना है, सर्विस टैक्स के इतने आना है, जीएसटी के इतने आना है, कस्टम्स के इतने आना है। तो ये लिस्ट तुम यहाँ पे रेडीमेड गवर्नमेंट को लिस्ट दे रहे हो कि इनसे कितने पैसे वसूलने हैं। कंपनी बोल रही है हम पे नहीं किए, उसका रीजन पता है, ये डिस्प्यूट है, कंपनी मतलब गवर्नमेंट का सेक्शन ही गलत है, उस सेक्शन के हिसाब से हमारे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट और हमारे झगड़े चल रहे, डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट चल रहा है तो वैसा भी लिखो कि इन्होंने पे नहीं किया क्योंकि डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूटेड की वजह से नहीं, और अमाउंट भी लिखो कि डिस्प्यूट की वजह से इतना अमाउंट, गवर्नमेंट देखो तुम्हारे डिस्प्यूट की वजह से इतना अमाउंट पेंडिंग है, जल्दी से ये निपटा दो डिस्प्यूट, एक तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बताओ कि ये डिस्प्यूटेड है। और एक चीज याद में रखो, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना ये डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए डिस्प्यूट। मतलब गवर्नमेंट ने बोला पे करो, मैं बोल रहा हूं कि मैं पे नहीं करूंगा और इसको उनको लेटर भेजा, तो ये डिस्प्यूट नहीं है, जब तक वो कोर्ट में नहीं जाता मैटर तब तक वो डिस्प्यूट नहीं माना जाता। मेयर लेटर लिखना कि मैं नहीं दूंगा, ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारे, उसको डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as a income। तो 8th पॉइंट है तुम्हारा, ये नया पॉइंट है इनकम टैक्स के हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से कोई चीजें मतलब पहले से तुमने डिस्क्लोज नहीं करी, और इनकम टैक्स असेसमेंट के अगेंस्ट, मतलब जब तुम्हारे ऊपर रेड हुई या इनकम टैक्स ऑफिसर ने तुमको नोटिस भेजी
कि हमको डॉक्यूमेंट दो, और उनके हिसाब से कोई ट्रांजैक्शंस जो पहले नॉट रिकॉर्डेड थे अभी तुमने डिस्क्लोज कर दिया और तुमने एक्सेप्ट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ओके, कि तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट किया कि ये मेरी गलती है और अभी वो बिजनेस के अंदर तुमको डिस्क्लोज करना पड़ा, पहले डिस्क्लोज नहीं था तो अभी डिस्क्लोज करना पड़ा, तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि नहीं देखो, अगर नहीं है तो कारों में रिपोर्ट करो कि इनकम टैक्स के असेसमेंट के अंदर या फिर रेड के अंदर ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ी और उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है तो ठीक है, और पिछले साल का भी हो सकता है, तो वो देखो रिकॉर्डिंग बराबर हुई क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन है क्या। Whether the company has defaulted in repayment of loans other than borrowings, ये वाले कौन सा है, ये मनी किसी और ने दिया है, ये लोन है। जो अपना थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट था कारो का, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये कंपनी ने लोन किसी को दिया था, नाइन्थ पॉइंट कंपनी को लोन मिला है। तो यहां पे अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो बोलो कितने अमाउंट का था, किस से लोन लिया था, कितना प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है, ये वाला पॉइंट नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है। ये विलफुल डिफॉल्ट है क्या, देखो विलफुल मतलब जानबूझ के, मतलब कंपनी के पास पैसे है फिर भी नहीं दे रही है, या फिर कंपनी को पहले से पता था कि लोन लेते समय कि मैं ये रिपे नहीं कर पाऊंगा, तो विलफुल डिफॉल्टर है क्या। तो एक्चुअली दो चीजें होती है, सपोज फार्मर है, लोन लिया, बारिश ही नहीं आई, ड्राउट है, तो क्या करेगा बेचारा, नेचुरल कैलेमिटी थी तो लोन ले दे पाया, नहीं लोन दे पाया तो इट इज अ डिफॉल्ट, ये विलफुल नहीं है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकता। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग विलफुल डिफॉल्टर्स है, इन्होंने जानबूझ के कंपनी को लूटा है, उनको पता था कि बैंक के साथ ये इलीगल काम कर रहे हैं या रिपे नहीं कर पाएंगे, तो दे आर विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। अगर फ्रॉड के इंटेंशन से लोन डुबाया है तो विलफुल डिफॉल्टर, नेचुरली हुआ है, बिजनेस लॉस में आना है पॉसिबल, कोरोना के अंदर शटडाउन था, लॉकडाउन था, तो बहुत लोगों के बैड डेट्स हुए रहेंगे, लोन एनपीएस में चले गए रहेंगे, पॉसिबल, तो ये विलफुल डिफॉल्टर में नहीं आएंगे। नीरव मोदी एंड विजय माल्या इज अ विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट, whether the term loans were applied for the purpose of which was obtained is not not the amount, if not the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported। तो एप्लीकेशन ऑफ मनी, जिस पर्पस के लिए तुमने लोन लिया था उस पर्पस के लिए एप्लीकेबल नहीं लिया। मैंने कंपनी को बोला, बैंक से लोन लिया कि मैं मेरी फैक्ट्री को और बढ़ाऊंगा, एक्सपांड करूंगा, और वो पैसे एक्चुअली मैंने एक्सपांशन की जगह दूसरी जगह, विजय माल्या बैंक से लोन लिया, आईपीएल की टीम खरीदा, विजय माल्या ने बैंक से लोन लिया और F1 कार रेस ऑर्गेनाइज की। भाई उन्होंने बैंक से लोन लिया है, तुम्हारे वो एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए लोन दिया था, तुमने वो लोन आईपीएल टीम के लिए यूज किया, तुमने वो लोन F1 रेस के कार रेस के ऑर्गेनाइज करने में लगाया, यस गलत पर्पस था, तो लिखो यहां पे मेंशन करो। अगर तुमने लोन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया और यूटिलाइज लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया है, तो एफएम में भी पढ़े वाले अपन ने चीज, मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था, मैंने लोन वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था और उससे मैंने बिल्डिंग बांधी, लॉन्ग टर्म पर्पस, गलत बात। whether the company has taken any funds from any entity or person account of meet to obligation of its subsidiaries and associates and joint venture, मैंने लोन लिया है पर मेरे लिए नहीं, सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स के लिए लोन लिया, तो तुमको उसका नेचर एंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तुमने खुद के लिए लोन नहीं लिया, तुम्हारी सब्सिडरीज के लिए लोन लिया है। ये दोनों अपोजिट है, ये वाला मैंने लोन लिया, होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया फॉर सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी फॉर सब्सिडरी, ये वाला क्या है, सब्सिडरी के असेट्स फॉर होल्डिंग। ऊपर में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरीज कंपनी के लिए लोन लिया, नीचे वाला है कि सब्सिडरीज कंपनी के असेट यूज करके इन्होंने लोन लिया। अगर ऐसे लोन लिया और कुछ डिफॉल्ट हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग यहां पे होगा।
तो 9th पॉइंट में अगेन 6-7 पॉइंट है, 6 पॉइंट। सबसे पहले लोन लिया है, रिपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है तो पूरे डिटेल्स दो। विलफुल डिफॉल्टर है क्या वो देखो। जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो वो बोलो। शॉर्ट टर्म के लिए लिया, लॉन्ग टर्म को यूटिलाइज किया वो बोलो। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरीज के लिए लोन लिया है क्या। दूसरा, सब्सिडरी के एसेट्स यूज करके होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है क्या और उसमें डिफॉल्ट हुआ है क्या। हाँ, नेक्स्ट 10th पॉइंट, आईपीओ एंड एफपीओ के अंदर जो पैसे हैं वो जिस पर्पस के लिए तुमने शेयर होल्डर से मांगे लिए उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुए क्या वो देखो। पर्पस मेन है। आईपीओ एंड एफपीओ, आईपीओ एंड एफपीओ से जो पैसे रेज हुए जिस पर्पस के लिए हुए थे उसी पर्पस के लिए तुमने यूटिलाइज किए क्या। अगर नहीं है देन तुमको अगर तुमने उसको डिले या डिफॉल्ट किया है उसके अंदर तो तुमको रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो उसको रिपोर्ट कारों में करना पड़ेगा। आईपीओ एफपीओ के पर्पस जिस पर्पस के लिए उसी पर्पस के लिए। सपोज अदानी पावर ने बोला कि मुझे आईपीओ रेज करना है, मुझे राजस्थान में सोलर पावर प्लांट डालना है, अदानी ग्रीन की सबसे बड़ा सोलर प्लांट डालना है। तो इन्वेस्टर ने बोला राजस्थान है, सोलर पावर प्लांट डालना है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पैसे दिए। और अदानी ने वो पैसे एयरपोर्ट परचेज करने के लिए अदानी पोर्ट के लिए यूज किया। गलत। तुमने जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया। या फिर अदानी ग्रीन ने वो जो है मैंने सोलर पावर प्लांट के लिए दिया था, उन्होंने लैंड खरीदी और उस पर पावर प्लांट लगाया ही नहीं, गलत बात है। तो वो लिखना चाहिए यहाँ पे। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है तो सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट पर फॉलोड हुआ है कि नहीं। जिस पर्पस के लिए उनसे फंड रेज किया था उनसे अलोकेट हुआ है कि नहीं, उस पर्पस के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं वो देखो। तो बेसिकली तुमको आईपीओ एफपीओ का पैसा जिस पर्पस के लिए रेज हुआ है उसके लिए यूटिलाइज हुआ है कि नहीं देखना है। फिर वो आईपीओ एफपीओ हो या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो, उसी दोनों भी तरीके से हो, पर पैसा जिस पर्पस के लिए चाहिए था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है कि नहीं वो देखना है। नेक्स्ट 11 पॉइंट, whether any fraud by the company has been मतलब considered। तो सेक्शन 143 इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर है कि 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कितने दिन में रिपोर्ट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब कम्युनिकेट करना है, वो सब अपन ने चार्ट देखा है, राइट। तो वो चार्ट बेसिकली यहाँ पे बोला है कि फ्रॉड हुआ है क्या, अगर है तो कारों में लिखो कि कितना अमाउंट का और क्या नेचर का है, और तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बोला है कि नहीं, रिपोर्ट किया है कि नहीं वो। एंड वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विजल ब्लोअर कंप्लेंट। विजल ब्लोअर मतलब क्या होता है पता है? विजल ब्लोअर, ओके, विजल ब्लोअर मतलब मूवीज में देखे रहेगा, मैं आपका शुभ चिंतक बात कर रहा हूं कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है और ये चीजों में हो रहा है, कैश चोरी हो रही है, या फिर से फॉर एग्जांपल मैं शुभ चिंतक बात कर रहा हूँ सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर कोरोना के वैक्सीन चोरी किए जा रहे हैं, या फिर इलीगली ट्रांसपोर्टेड किए जा रहे हैं, या फिर कोरोना टाइम पीरियड के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शंस आर इलीगली सोल्ड। तो ये सब, ये जो इंसान खुद की आइडेंटिटी ढक के एक इंफॉर्मेशन लीक करता है और जो कि सच है फ्रॉड पर्पस के लिए, मतलब फ्रॉड रिवील करने के लिए, उसको विजल ब्लोअर बोला जाता है, ठीक है। तो वो है विजल ब्लोअर। तो विजल ब्लोअर को कंसिडर किया क्या? बहुत लोग बोलते हैं यार कोई भी फोन करेगा और ऐसा बोलेगा तो मैं सच थोड़ी मानूं। नहीं, ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा कि विजल ब्लोअर ने जो बोला है सच हो सकता है क्या। नेक्स्ट, whether the निधि कंपनी has complied with the net owned fund through deposit ratio 1:20। तो कैपिटल सपोज 1 करोड़ है तो वो लोगों से डिपॉजिट 20 करोड़ ले सकते हैं, मतलब तो जितना कैपिटल उसका 20 गुना ही डिपॉजिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो वो चेक करो। whether the निधि कंपनी has maintained 10% unencumbered term deposits। अनएनकम्बर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया है या कोई केस नहीं है, फ्री, टोटल फ्री, फ्री ऑफ चार्ज और केस। अनएनकम्बर्ड जिसके ऊपर कोई केस नहीं है या उसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया गया है, तो ये सिचुएशन चेक करो। हाँ,
अगर कोई डिफॉल्ट है, निधि कंपनी ने कोई लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो वो तुमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो निधि कंपनी का 1:20 रेशो, कैपिटल का 20 टाइम्स ही डिपॉजिट ले सकते हो, 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट तुमको अनएनकम्पर्ड फॉर्मेट में रखना है, और कोई डिफॉल्ट है तो वो बोलना है। नेक्स्ट 13 पॉइंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 177 एंड 188 को कंप्लाई हो रहा है क्या? 177 तुम्हारे ऑडिट कमेटी के बारे में है, तो ऑडिट कमेटी की तरफ से अप्रूवल या रेजोल्यूशन चाहिए क्या, वो चेक करो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ। वो सेक्शन 188 188 को भी फॉलो होना चाहिए। 188 क्या बोलता है, तुम्हारे टर्नओवर का 5% के ऊपर अगर वो ट्रांजैक्शन जा रहा है, या फिर 20% ऑफ कैपिटल के ऊपर जा रहा है एक आधी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो वो जो प्रोविजंस है वो फॉलो हो रहे कि नहीं, जो सेक्शन 188 ने बोले थे रिलेटेड पार्टीज के रिलेटेड, अगर वो प्रोविजंस फॉलो हुए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर तुमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है कारो के अंदर कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, 5% के ऊपर टर्नओवर का है, फिर भी सेक्शन 188 को कॉन्ट्रवेंट करता है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो तुमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन 177 या 188 का कोई भी कॉन्ट्रवेंशन है तुमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। 177 ऑडिट कमेटी, ये इसके ऊपर अपना डिस्कशन हो चुका रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है तो रिपोर्ट करना है। तो समझ रहा है क्या ओवरऑल कारो में क्या है कि जो कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पे तुमको लिखना है। बेसिकली ऑडिटर बोलता है ना क्लाइंट को, मैं बताऊंगा तूने ये किया है, तो किधर बताएगा, ले कारो में बताऊंगा। और कारो कौन पढ़ेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये पढ़ के एक्शंस लेगी। Whether the company has internal audit system IAS commensurate with the size and nature। commensurate मतलब proportionate, मतलब बड़ा कंपनी है तो बड़ा ऑडिट प्लान भी होना चाहिए, बड़े ऑडिट टीम होनी चाहिए, इंटरवल्स भी कम कम होने चाहिए। मतलब बड़ी कंपनी है तो क्वार्टरली ऑडिट होना चाहिए एटलीस्ट, इंटरनल ऑडिट, बड़ी सी टीम होनी चाहिए साइज एंड नेचर के हिसाब से। छोटा कंपनी है तो भाई 6 मंथली भी ऑडिट कर सकते हो, छोटे ऑडिट टीम आए तो भी जमता है। तो ये देखो कि प्रोपोर्शनेट है कि सिर्फ नाम के लिए इंटरनल ऑडिट हो रहा है ऐसा मत करो। लिस्टेड कंपनी है, एक आदमी उसका इंटरनल ऑडिट कर रहा है, पॉसिबल है क्या यार? प्रोपोर्शनेटली देखो बिजनेस के हिसाब से है कि नहीं। नाम से के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ऐसा नहीं। रियलिटी में होना चाहिए, उसका मेन पर्पस अचीव होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर के जो कमेंट्स है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर किए हैं क्या, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर बहुत डिटेल में चेक करता है कंपनी को, तो उसकी जो फाइंडिंग्स है उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सीरियसली लिए क्या। इंटरनल ऑडिटर ने जो जो कमेंट्स किए तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने देखना चाहिए, ओ मतलब इंटरनल ऑडिटर ने ये गलती बोली है तो पूछो कंपनी को, इंटरनल ऑडिटर ने ये बोला, तुमने ये एरर्स रेक्टिफाई किए हैं क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंपल्सरीली पढ़ना चाहिए। 15वां, whether the company has entered into any non-cash transactions with the directors or a persons connected with him, or if so whether the provisions of section 192 of Companies Act have been complied with। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है तो सबसे पहले देखो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व है क्या उसके अंदर, या फिर उसके रिलेटेड तुमको जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और वो ट्रांजैक्शन होने के पहले लेना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है सेक्शन 192 को फॉलो होना चाहिए। सेक्शन 192 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का, कि तुमने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है क्या, और वो ट्रांजैक्शन होने के पहले होना चाहिए, बाद में नहीं रेजोल्यूशन पास। तो अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है और कुछ ब्रीचेस हुए हैं तो तुमको यहाँ पे कारो में रिपोर्ट देना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है और वो फॉलो नहीं किया सेक्शन 192 को। तो नेक्स्ट 16th पॉइंट, whether the company has required to be registered under section 145(1)(a) IA, that is NBFC। आरबीआई के हिसाब से अगर कोई कंपनी है जो एनबीएफसी का काम कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का काम कर रही है, तो आरबीआई से मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या, पहले चेक करो। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है फ्रॉम आरबीआई और एनबीएफसी का काम कर रहे तो रिपोर्ट करो।
और ये कंपनी ने तो एनबीएफसी का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और फिर भी एनबीएफसी का काम कर रही है, गलत बात है, कारों में रिपोर्ट करो। सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या होती है पता है? ऐसी कंपनी जो उनका 90% जो है वो शेयर्स में, नहीं तो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो सर ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरआईएल। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद कुछ नहीं करती। टाटा एंड सन्स, टाटा एंड सन्स खुद कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है? टाटा एंड सन्स खुद कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? टाटा के बहुत सारे जो छोटे छोटे कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद कुछ नहीं करती, पर इनका छोटे छोटे रिलायंस कंपनीज में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस की जितने भी कंपनीज है सब में इन्वेस्टमेंट है। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होगी, मतलब इनका काम सिर्फ दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। इनका 90% प्लस पैसा शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या बोरोइंग्स में ही है। तो ये सीआईसी कंपनीज। तो ऐसे सीआईसी कंपनी का आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? चेक करो। जनरली 100 करोड़ के नीचे का रहा तो जरूरत नहीं है, 100 करोड़ के ऊपर रहा तो करने की जरूरत है। तो सीआईसी है और रजिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई लिया है या नहीं लिया है, चेक करो। तो ठीक है, तो सीआईसी के बारे में चेक करो। नेक्स्ट 17 पॉइंट, अगर कंपनी ने कैश लॉसेस लिए है क्या? कैश लॉसेस मतलब टोटल लॉस माइनस डेप्रिसिएशन। कैश लॉसेस हुए क्या कंपनी को? अगर इस ईयर है पिछले साल, अगर हुए तो रिपोर्ट करो। 18 पॉइंट, अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, तो रेजिग्नेशन दिया है तो उसके रीजंस न्यू ऑडिटर ने कंसिडर किए हैं क्या? उसके ऑब्जेक्शंस, कंसर्न्स, मतलब क्यों वो छोड़ के गया, उसके जो रीजंस थे वैलिड है क्या, और उसके हिसाब से कंपनी ने खुद में चेंजेस लाए हैं क्या, वो चेक करो। अगर ऑडिटर रिजाइन करना ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, तो उसका रेजिग्नेशन क्यों हुआ उसका एनालिसिस करो और वो सब चीजें यहाँ पे लिखो, और उसके इश्यूज रेक्टिफाई हुए कि नहीं तो वही इश्यू सेम है तो ये ऑडिटर क्यों ऑडिट कर रहा है, पिछला ऑडिटर रिजाइन किया तो तुम क्यों ऑडिट कर रहे हो भाई, तो उसका चेक करो यहाँ पे। 19 पॉइंट, रेशियोज चेक करो, ठीक है? फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग शेड्यूल, और ये सब ऑडिटर को दिमाग लगा के चेक करना है कि जो कंपनी की लायबिलिटीज है जो विद इन 1 ईयर पेमेंट होनी चाहिए, विद इन 1 ईयर पेमेंट होनी चाहिए, देर इज नो अनसर्टनिटी, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो उनके लायबिलिटीज को ऑनर करेंगे, फिर वो करंट लायबिलिटीज हो या फिर करंट लायबिलिटीज, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो, जो कुछ भी हो, ये टाइमली रीपेमेंट हो सकते हैं। कंपनी के पास इनफ पैसा है, कंपनी प्रॉब्लम में नहीं है, तो ये तुमको रेशियोज एनालिसिस जब करेंगे, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो, ये सबसे ऑडिटर को समझ में आता है। तो ऑडिटर को बोला है कि तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईयर आवर्स से पढ़ो एफएम, और उनके रेशियोज चैप्टर का देखो और उसके हिसाब से एनालिसिस करो, और एनालिसिस करके देखो कि कंपनी को प्रॉब्लम्स है क्या, अगर है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो कि बेसिकली गोइंग कंसर्न को टेस्टिंग करने को बोल रहे हो, गोइंग कंसर्न को टेस्ट करो। 20%। नेक्स्ट 20th पॉइंट, लास्ट बट वन, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को कोई अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर हुआ है क्या? शेड्यूल 7 का, शेड्यूल 7 का मतलब सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट तुमको सीएसआर के बारे में बताता है कि जो सीएसआर होता है उसका 2% अमाउंट जो है सीएसआर का, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, सपोज कंपनी का प्रॉफिट हो 100 करोड़ तो उसका 2%, 2 करोड़ कंपनी को सोशल पर्पस के लिए ही यूज करना है। उसमें का जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है ना, अनयूटिलाइज अमाउंट इस साल कुछ यूज हुआ है क्या, देखो, अगर है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो। एक्चुअली कैसा होता है कि जो भी है वो उसी साल में खर्च होना चाहिए, प्रॉफिट का 2%, नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में 3 साल रखना पड़ता है, ठीक है, 3 साल। तो वो सब प्रोसीजर फॉलो हुई है क्या देखो, अगर नहीं हुई तो रिपोर्ट करो। अगर अनयूटिलाइज सेपरेट अकाउंट में है, अनयूटिलाइज्ड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और इस साल उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, तो चेक करो क्या यूटिलाइजेशन हुआ है और यहाँ पे रिपोर्ट करो, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21,
क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क्स बाय ऑडिटर्स ऑन CFS। मैंने पहले बताया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है, उसके बहुत सारे सब्सिडरीज छोटे छोटे कंपनीज होते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, फुटप्रिंट्स, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस पॉलीमर, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस जियो, तो ये सब कंपनी के ऑडिटर्स हैं। इन्होंने इसका ऑडिट किया, इन्होंने इसका कारो भी बनाया। तो ये कंपनीज का जब CFS बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको कारो एप्लीकेबल नहीं है, CFS को कारो एप्लीकेबल नहीं है। बट जब ये CFS बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहां पे तुमको बोलना है कि इस कंपनी के कारों में यहां पे निगेटिव रिमार्क है। तो बेसिकली सपोज एक कंपनी जिसके 6 कंपनीज है और 6 कंपनीज का CFS बन रहा है, तो जो CFS बना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहां पे छोटे छोटे कंपनीज के जो भी एडवर्स रिमार्क है यहां पे लिखने हैं तुमको, कि रिलायंस फुटप्रिंट में ये प्रॉब्लम है, रिलायंस जियो में ये प्रॉब्लम है। बेसिकली उनके ऑडिटर ने जो जो बोला है ना, यहां पे सिर्फ एक समरी बना के देना है, समरी। ठीक है, यहाँ पे तुमको वो पैराग्राफ एंड नंबर्स बोलना है, जो भी उनके क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क्स है उनके ऑडिटर ने। नया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो है वो यहाँ पे लिखना है। नाउ इतने जो 21 पॉइंट्स अपन ने पढ़े अभी, फील द CS, उड़ी बाबा, फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी निकली, IAS NRC को बोले कि रेजिग्नेशन दे दो, अदरवाइज क्या होगा, एक मिनट, मैं कैसे भूल गया, हाँ, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। तो ये पूरे 21 पॉइंट्स के बारे में ऑडिटर को क्या बोलना है। अगर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड ओपिनियन है तो वो देना पड़ेगा और उसका रीजन देना पड़ेगा। सब कुछ ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ओके है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको अनफेवरेबल या क्वालिफाइड लगता है, अनफेवरेबल मतलब ये पॉइंट गलत है, लोन के बारे में, स्टैट्यूटरी फंड्स के बारे में, IPO FPO के मनी यूटिलाइजेशन के बारे में, या निधि कंपनी में बारे में कुछ भी गलत लगता है, तो गलत तुमको लिखना है, उसका रीजन बेसिस भी देना है, तुमको रीजन भी मेंशन करना है, बेसिस भी देना है कि ये क्यों गलत है। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मैं इसके ऊपर एक्सप्रेस ओपिनियन नहीं कर सकता, मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि मैं इसके थ्रू बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज सही है या गलत है, आई कैन नॉट प्रूव एनी पर्टिकुलर थिंग, तो तुमको उसका रीजन भी देना है। अगर सब कुछ ओके तो नो प्रॉब्लम, या फिर तुम अनफेवरेबल या एडवर्स रिमार्क लिख रहे हो, क्वालिफाइड रिमार्क लिख रहे हो, तो उसके रीजंस बेसिस देने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे मैंने ये लिखा है एडवर्स। अगर तुम अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा, मेरे पास एविडेंसेस नहीं है तो मैं कहां से ये चीजें बोलूं। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट कारो। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। वैसे भी मैंने मेमोरी टेक्निक भी दिया है, एप्लीकेबिलिटी भी दिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो तुमको 4-4 या 5-5 मार्क को इसमें से 1-2 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में भी एप्लीकेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी और 1 आधा पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप हियर फॉर द